दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज़र के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है और इस फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फैज़ाबाद से गुफरान सिद्दीकी साहब हैं। गुफरान साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। ये जो फैसला आपने कल देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला नहीं है, लेकिन ये कि एक टिप्पणी ज़रूर है, जिसमें ये बात कही गई है कि कोई आरोपी तो दूर, अगर किसी पर आरोप सिद्ध हो जाए, कोई मुजरिम हो, तब भी आप बुलडोज़र से उसका घर नहीं गिरा सकते। तो जब आपने ये टिप्पणी सुनी तो आपको कैसा लगा? ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों को राहत देने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और जिस तरीके से कानून को मतलब कानून का मजाक बना दिया गया, या उसका उसका जो इस्तेमाल हो रहा था वो गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था उसका, कि अगर कोई किसी मामले में एक्यूज बन गया है, और ख़ासकर वो एक्यूज अगर मुसलमान है, तो फिर एक ही एक्शन बचा है कि उसका घर गिरा दिया जाए। और उसके लिए वो कोई ना कोई बहाना निकाल लेते थे। नोटिस चस्पा किया और 24 घंटे का टाइम दिया, और उसके बाद जाकर के गिरा दिया। ये बहुत टैक्टिस इस्तेमाल किया गया, और पूरे देश में अलग अलग तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ अलग अलग राज्यों की सरकारों ने किया है। तो इससे एक डर का माहौल तो लोगों के अंदर बना था बहुत। और लंबे वक्त से लोग ये इंतजार कर रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई पहल ले। ये जो आप कह रहे हैं डर का माहौल, तो इस भारत में डराने की ज़रूरत सिर्फ मुसलमानों को क्यों पड़ती है? यानी अगर सरकार लोगों को डराना चाहती है, तो उसको चाहिए कि सभी वर्गों के लोगों को डराए। सिर्फ मुसलमानों को डराने के पीछे क्या मानसिकता है? देखिए, इसके रूट में अगर हम लोग जाएंगे, तो एक तो ये है कि जो एक खालिश जो अंदर है, खासकर 1947 के बाद जो देश का जो जिस तरीके से बंटवारा हुआ। हालांकि वो ना भारत का जो मुसलमान है वो चाहता था, और ना हिंदुस्तान का जो है हिंदू है वो चाहता था कि कुछ बंटवारा हो। लेकिन वो बंटवारा होना जो है वो एक तरीके का एक उसको मान लेते हैं कि वह एक एक्सीडेंट था। लेकिन हाँ, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी थी कि अंग्रेज़ों को कुछ क्या चाहिए था, और उसके बाद यहाँ का जो क्या कहते हैं डोमिनेटिंग क्लास था, यहाँ का जो राज करने वाला तबका था, उनके उनकी भी कुछ अपने इंटरेस्ट थे उस दौर में। लेकिन उसके बाद जिस तरह का देश बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उसमें जनसंघ जो बाद में स्वयंसेवक संघ बना, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने धीरे धीरे उसको रोकना शुरू किया। और उनको हमेशा लोगों को ये लगता रहा कि ये मुसलमान है, इनको उन्होंने ये बात डाली कि ये मुसलमान है, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो ये नहीं गए। और यहाँ की जो समस्या है, खासकर जो बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, या जो संपत्ति लोगों के पास नहीं है, तो उनको लगता था कि इस पे मुसलमानों का ने कब्जा कर रखा है। और ये बात लंबे समय से लोगों के अंदर डाली गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक तरीके का लोगों के अंदर माइंडसेट बनता गया, और जो बहुत मजबूत जो एक 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 इंक्लूसिव सोसाइटी का जो ताना बाना था ना, उसको तोड़ने में खासकर इस तरह के जो एक्टिविटीज करते करते रहे लोग, कि मुसलमानों को लगातार टारगेट करना, उनको जो है एक बतौर विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट करना, इस तरह की जब चीज़ें आने लगी समाज में, तो उससे वो एक उनको खासकर जो संविधान को न मानने वाले लोग थे, या जिन्होंने 50 सालों तक तिरंगे को नहीं माना, उन लोगों को एक मजबूती मिलने लगी कि समाज का एक हिस्सा जो है वो मुसलमानों के खिलाफत करके उनको एकजुट किया जा सकता है, और इसलिए मुसलमानों को निशाने पर रखा गया। देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो लोगों को डराना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के सेक्शन को डराने में आपका क्या फ़ायदा है? या तो देखिए, आप सभी को डराएं, या तो किसी को नहीं डराएं। नहीं, देखिए, एक एक इसमें अगर देखा जाए, तो
मुसलमान को एक तरीके से सोशल एनिमी के बतौर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो डराना नहीं है, मुसलमानों को एक डेमोनाइज कर रहा है, डेमोरलाइज कर रहा है। और उसके बाद ठीक है। बेसिकली क्या है कि अब उसके बाद की बात ये कि जब सेपरेशन शुरू होता है, तो जब इंसाफ की बात आती है कि अन्याय होना जब शुरू होता है, तब न्याय के लिए लोग डिमांड करते हैं, न्याय के लिए निकलते हैं। तो जब आप गैर कानूनी तौर पर किसी को परेशान करेंगे और वो न्याय लेने के लिए जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, है ना। जो अन्याय करने वाला वर्ग है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे, वो न्याय के लिए आवाज ना उठाए, इसलिए उसको डराना भी जरूरी है। और ये डराने की ये प्रक्रिया इस धारणा से शुरू की गई। यानी ये लोग ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, इसलिए मुसलमानों को डराते हैं, ये कह रहे हैं आप जी। लेकिन अन्याय क्यों करना चाहते हैं मुसलमानों पे? मुसलमानों के साथ अन्याय, देखिए, ये इसको समझने के लिए, मतलब कि मैंने शुरुआत में जो कॉन्टेस्ट दिया कि आज़ादी के उस वक्फे को समझना पड़ेगा। दूसरा ये है कि भारत में मुसलमान जो है बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो रहा है, और अभी भी रह रहा है, और आगे भी वो रहेगा। और वो समाज के अंदर बहुत मजबूती से लोगों के साथ उसका जुड़ाव रहा है। और ख़ासकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके साथ वो बहुत मजबूती से खड़ा भी हुआ है, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों में वो खड़ा हुआ है। खासकर अगर आप देखिए, जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए हैं जितने भी, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के इतर जो भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए हैं, जो स्टेट पॉलिटिक्स, या आप उसको कह लीजिए कि जो क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई है, उसमें मुसलमानों ने अपनी अपनी पूरी भागीदारी निभाई है। और वो एक खतरा जो है वो भाजपा को बना रहा है हमेशा से, कि मुसलमान अगर किसी इस तरह के प्रोसेस के साथ जब जुड़ता है, तो वो एक बड़ी संख्या खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वो सीट हारते हैं। तो आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये लोग जो डराने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये असल में डरे हुए हैं मुसलमानों से कि ये अगर जो है दूसरे बैकवर्ड लोगों के साथ और दूसरे पिछड़ों के साथ ये खड़े हो जाएंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी, तो इसलिए बेहतर है कि इनको डराओ या डिमोनाइज करो। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए कि मतलब बहुजन राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति की जो पिछला जो 25-30 साल बीता है, आप उसमें देखिए कि उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बसपा और समाजवादी पार्टी ने लगातार सत्ता पे बने रहे 25 सालों तक। बीच में कोई 2-4-5 साल के लिए एक बार जो सरकार जो है शायद बीजेपी ने बनाई है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देखने मिलती है। आप 93 का उदाहरण देखिए, आप 90 आफ्टर बाबरी मस्जिद डेमोलेशन 93 में विधानसभा चुनाव होते हैं, और उस विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करते हैं, और वो सरकार बनाते हैं। उस पीक पर, सांप्रदायिकता के उस पीक पर, जहां पर वो लग रहा था कि हम सारी ही सीटें जीत लेंगे, वहां पर वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचते। तो इतना इंटीग्रिटी और इतना इंक्लूसिव सोसाइटी रही है इस देश की, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे भ्रामक चीजें खड़ी की गई हैं, बहुत सारा फेक एनिमी तैयार किया गया है। और तो अब समाज में उस तरीके की टूटन की, उस 93 में जो मजबूती से जुड़ा हुआ, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल जो गठजोड़ था, उसको तोड़ने की जो कोशिश लगातार होती रही, उसका नतीजा आज हमारे सामने इस रूप में है। तो आप ये कह रहे हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करके इन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की मुसलमानों को कि भाई अब जो है वो हमारा वो कायम हो गया, हम जो चाहें कर सकते हैं, मस्जिद को गिरा सकते हैं, वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। और इसके बावजूद मुसलमानों ने 1993 में इनको जो है वो सत्ता से हटा दिया, और समाजवादी पार्टी को, मतलब जो लोग हटा रहे थे उनके साथ खड़े हो गए और सबके साथ मिलकर हटा दिया। और अभी जब इन्होंने 2023 में प्राण प्रतिष्ठान करके ये कहा कि हमने 1000 साल की गुलामी को ख़त्म कर दिया है, तो भी मुसलमान जो है वो उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो इनके लिए ख़तरा थे, और इनको जो है वो 240 पे पहुंचा दिया। तो ये जो मुसलमानों की पॉलिटिकल जागृति है, या मुसलमानों का जो योगदान है, या मुसलमानों से इनको जो ख़तरा है, क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ उनको मजबूर करती है कि वो बुलडोज़र चलाएं और घर गिराएं और उनको डेमोनाइज करें?
देखिए सलीम भाई, एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि भारत में जो मुसलमानों की जो मुसलमानों का जो सोच है भारत के अंदर, वो मजबूती से संविधान की रक्षा के लिए खड़ा रहा है हमेशा। वो भारत के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बचाए रखने के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जब 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 बात आई है संविधान पर हमले की या संविधान को ख़त्म करने की, तब तब मुसलमान जो है देश के बाकी जो है अमन पसंद और डेमोक्रेटिक जो लोग हैं या जो समुदाय हैं, उनके साथ खड़े होकर के उसने आवाज़ बुलंद की है। एक बात, इस बात को समझना पड़ेगा, और ये सिर्फ खाली मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, ये इस देश के दलितों और पिछड़ों की भी आवाज़ है, जिस आवाज़ को बड़े पैमाने पर दबाने की लंबे समय से कोशिशें होती रही हैं। चाहे उनके आरक्षण का सवाल हो, चाहे उनकी भागीदारी का सवाल हो, उन सवालों पर अगर सबसे मुखर कोई दूसरी कम्युनिटी का जो है समर्थन मिला है उनको, तो वो सिर्फ मुस्लिम समाज का मिला है। और ये बात जो है उन वर्गों को हजम नहीं होती है जो इस देश में दलित शोषित समाज को उनकी उसी स्थिति में रखना चाहते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो चुनावी राजनीति जो है, तो इस देश में चुनावी राजनीति में मुसलमान हमेशा, जो मैंने कहा कि इस देश के संविधान, इस देश के कानून और इस देश के शोषित और पिछड़े तबकों के साथ खड़े होकर के उसने वोटिंग की है। और उसका नतीजा ये रहा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान ने हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है। अगर और मुसलमानों ने जब उनको लगा कि कांग्रेस ने जो है बाकी लोगों की हक तलफी की है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, वो दूसरी पार्टियों की तरफ गए, वो ओबीसी राजनीति के साथ खड़े हुए, वो बहुजन राजनीति के साथ खड़े हुए। आप अलग अलग राज्यों में देखिएगा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो बेस वोट है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रतिशत है तो वो मुसलमानों का प्रतिशत है। अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे, जो एक मुश्त वोट उनको मिलता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शोषित जमात के राजनीतिक दल हैं और उनका बना रहना उस समाज के लिए और इस देश के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि भागीदारी बराबर से विधानसभाओं और लोकसभाओं में बनती रहे। तो ये तो आपके सोचने का पहलू है कि जो लोग शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको जो लोग उन पर बुलडोज़र चला के उनको दबाना चाहते हैं, मुसलमान उनके साथ खड़ा हो जाता है, इसलिए इनको परेशानी है। और इसलिए इनको परेशानी है तो ये सोचते हैं कि भाई चलो पहले इनको दबाओ, ताकि जो है ये इनका सपोर्ट उनको ना मिले और उनको हम दबा के जो है वो जैसे हमेशा हज़ारों साल से रखे हुए हैं उस तरह से रखा करें। तो अगर मुसलमान ये करता है कि जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़ हमेशा शोषित पीड़ित लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, तब तो वो इनके निशाने पे आएगा ही आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से क्या मुसलमानों की घरों पर और दुकानों पे बुलडोज़र चलना बंद हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल अभी तक इस देश में ऐसा मतलब देखा तो नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को राज्य सरकारें या केंद्र सरकार ने नहीं माना हो। ये ज़रूर है कि वो उस फैसले के खिलाफ अपील में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर एविक्शन चल रहा है, वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। असम का जो ओथ लिया हुआ चीफ मिनिस्टर है, जो ओथ लेता है कि हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं हम सबके बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो बहुत सांप्रदायिक बयान देता है। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए। तो क्या है कि वो अपने ओथ के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो ओथ के खिलाफ जा क्यों रहे हैं? दरअसल अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में मुसलमानों की इतनी आबादी नहीं है कि वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में अपना जो है योगदान दे पाए, लेकिन सांप्रदायिकता को बरकरार रखते हुए वो उन शोषित जमात को भ्रम में डालते हैं जिनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं, ताकि वो उनको एकजुट ना होने दें। तो इस तरह की राजनीति जो है, इस तरह की राजनीति से मुसलमानों ने बेहतर तरीके से डील करना सीख लिया है। ये ज़रूर बात है कि मुसलमानों ने इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक
तौर पर हमेशा वोट किया है। उन्होंने कभी अपने आप देखिए उत्तर भारत में, अगर उत्तर प्रदेश को ही आप देखिए तो 22-23% आबादी है, लेकिन मुसलमानों ने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने क्या कहते हैं रिलीजियस तौर पर, या आप ये कहिए कि सामुदायिक स्तर पर कोई मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने जब भी नेता माना तो उन्होंने डेमोक्रेटिक तौर पर तय किया कि कौन बढ़िया इंसान है, कौन सी राजनीतिक दल अच्छा है जो सबकी बेहतरी के लिए काम करेगा, और उसके साथ वो खड़े हुए जाकर के। और यही जो है दक्षिणपंथी लोगों को पसंद नहीं है। तो आपकी बात से जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा के लोग हैं, ये लोग जिन लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, पिछड़ों को और शोषित लोगों को, ये उस काम को जारी रखते हुए मुसलमानों के खिलाफ सिंबॉलिक किस्म के अत्याचार करते हैं, ताकि उनका ध्यान उस अत्याचार की तरफ से हटता रहे जो उन पर हो रहा है, और वो इससे मुतमईन रहें कि भाई कम से कम हमारे यहाँ बुलडोज़र तो नहीं हम पे चल रहा है, बुलडोज़र तो मुसलमानों पे चल रहा है, ये सरकार हमारे साथ अच्छा सलूक कर रही है। क्या इस तरह का कोई इम्प्रेशन देने की कोशिश है? आप देख लीजिए, ये खुली बात है। ये सारे मतलब समाज में ये बात खुले तौर पर है कि नौकरियां नहीं है। अब नौकरियां नहीं है तो खाली मुसलमानों के लिए तो नहीं है नौकरियां ना, किसी के लिए नहीं है नौकरियां। महंगाई बढ़ती जा रही, खाली मुसलमान महंगी चीज नहीं खरीद रहा है ना, वो रिक्शे वाला भी खरीद रहा है, जो भूमिहीन दलित है वो भी खरीद रहा है, जो आदिवासी है जिसके पास कुछ नहीं है वो भी तो महंगी चीज खरीद रहा है उसी रेट में। तो उन उन तकलीफ, उन परेशानियों को वो याद ना रखें, वो अपने लिए कोई डिमांड न करें, इसके लिए वो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और उनको इस भ्रम में रखते हैं कि हम तो देखो हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, जो उसका उत्तरदायित्व है कि समाज में से बेरोज़गारी दूर करे, या लोगों की बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो दे, या लोगों के साथ इंसाफ करे, या कानून व्यवस्था ठीक करे, जब सरकार अपनी इन जिम्मेदारियों को अदा करने में नाकाम हो जाती है तो वो इसे बुलडोज़र या मॉब लिंचिंग या इस तरह के तमाशे करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। देखिए, ये मॉब लिंचिंग जो है मतलब अब आज के वक्त में जब बड़े पैमाने पर मीडिया का इस्तेमाल और उसको लेकर के बहुत सारे सबूत और इस तरह की चीज़ें इकट्ठा होने लगी हैं, तब क्या हुआ है कि उस तरीके का माहौल बनाने के लिए बहुत क्या कहते हैं लिंचिंग जैसी चीज़ों को लेके आया गया। लेकिन लिंचिंग, देखिए लिंचिंग नई चीज़ नहीं है। आप देखिए कि डायन प्रथा इस देश में रही है जो ख़त्म नहीं हुई, जहां औरतों को डायन बता करके मार दिया जाता है, लिंचिंग है वो। उसके खिलाफ मतलब कोई सख्त कानून नहीं बने हैं राज्यों में। वो बहुत लंबा वक्त बीत गया, लोगों ने खुद से ठीक करने की कोशिश की, वो ठीक हुए। दलितों को मारा गया। आप देखिए पूरे देश में दलित आदिवासियों को उनकी जाति की वजह से मारा गया। और उसके बाद जब शिफ्ट हुआ तो ये मुसलमानों की तरफ आया शिफ्ट होकर के, और तब हमने लिंचिंग सुनना शुरू किया। लेकिन ये समाज में भय फैलाने का एक तरीका है, और ये चीज़ रुक नहीं रही है पूरे देश में। ये इस तरह की लिंचिंग की घटनाएं कमोबेश पूरे देश में है, हर राज्य में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, और ये अगर नहीं रुक रही हैं तो इसको ये माना जाना चाहिए कि इसके पीछे स्टेट का जो है फेलियर है, और फिर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसके पीछे। अच्छा, ये बताइए कि अब हमारे योगी जी ने सबसे पहले बुलडोज़र की कहानी शुरू की 2017 में, और उसके बाद फिर उसको उनको योगी बुलडोज़र बाबा तक कहा जाने लगा, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो है वो महिमा मंडन कराई। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, तो ध्यान हटाने का जो एक बहुत बड़ा हरबा इनके पास था वो तो अब इनके हाथ से निकल गया। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे? वैसे ही इनकी जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन में हालत ख़राब हो गई है, इनको जो है वो इससे कम सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी, तब इनका गुजारा कैसे होगा? देखिए, नफरत मतलब नफरत बोलने वाले लोग, नफरत जीने वाले लोग, वो बहुत बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो मतलब
उनको संतुष्टि नहीं रहती किसी चीज़ से, एक चीज़ ये है। और मतलब समाज में, दुनिया में मोहब्बत बहुत है लोगों के बीच में। एक वक्त के बाद सबको लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात आपने ज़रूर कही कि अब वो क्या करेंगे, तो उनके उनके पास करने के लिए बहुत सारे हरबे हैं। हाँ, मतलब वो बोल देंगे कि लव जिहाद हो रहा है, वो बोल देंगे धर्म परिवर्तन हो रहा है, और फिर वो पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे कि नहीं नहीं साहब, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है ना। सुप्रीम कोर्ट में जा करके जो है वो बोलेंगे कि नहीं नहीं साहब, वो तो धर्म परिवर्तन जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। हलफनामा कुछ लगाएंगे, बोलेंगे कुछ। तो कुल मिलाकर के ये भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट नहीं चला पा रहे हैं। सत्ता में जरूर है, लेकिन सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है पूरा, और जो हमारे देश का जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ना, उस पर इन लोगों की समझदारी बिल्कुल नहीं है। तो मतलब इन्होंने सरकार में आना सीख लिया, सरकार चलाना इनको नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि अब जो उत्तर प्रदेश की सूरत हाल है कि जो है वो मामला बुलडोज़र का, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी मामला इसकी वजह से गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कह दी कि सब आप जो है वो किसी आरोपी का तो घर नहीं गिरा सकते, बल्कि किसी मुजरिम का भी घर नहीं गिरा सकते, और ये सरासर गलत है। और सॉलिसिटर जनरल ने भी फ़ौरन, तुषार मेहता ने ये कह दिया कि हाँ भाई, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके साथ में ये लगा दिया गया कि अगर किसी का इल्लीगल घर है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, अगर कोई रास्ते में आ गया। तो ये लोग जब भी सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में गए, तो इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो है इसका घर इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि इसने जो है वो कोई जुर्म किया था, इसने कोई जो है वो लव जिहाद किया था, या इसने जो है वो कोई दंगा किया था, या इसने कि कोई पत्थर फेंका था। बल्कि ये हमेशा यही कहते हैं कि भाई ये घर इलीगल था, इसके पास पेपर्स नहीं थे, और इसने अप्रूवल नहीं लिया था, तो इसलिए जो है वो हमने एक प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पे इसको गिरा दिया। तो ये जो पहले कहते थे, अखबार में कुछ कहते थे, लेकिन अदालत में जाके तो यही कहते थे। तो अब भी ये किसी के यहाँ बुलडोजर चला के इसी तरह की बातें जाके अदालत में कर देंगे कि भाई हमने जो है इसको कोई सज़ा नहीं दी, इसके ऊपर जो आरोप है ये बुलडोज़र का उससे कोई संबंध नहीं है, ये तो इसका घर चूँकि इलीगल था इसलिए हमने इस पर बुलडोज़र चला दिया। तो ऐसे में जो है वो न्यायपालिका क्या करेगी, क्या कर सकेगी? देखिए, पहले और अब में थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली पहले जो ये कर रहे थे, मतलब हर एक चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ कानूनी तौर पर की जाती है। अगर आपका घर का, मान लीजिए कि आपके घर का छज्जा इलीगल है, तो वो छज्जा इलीगल है तो छज्जा गिरेगा, घर थोड़ी ना गिर जाएगा आपका। आप तो कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा ना कि भाई अगर इन्होंने कोई ज़मीन कब्जा की हुई थी तो उसमें 300 फीट कब्जा था और मकान बना है 1000 स्क्वायर फीट में, तो इनको गिराने का अधिकार 300 फीट है। बाकी 700 फीट तो ये नहीं गिरा सकते हैं ना, 700 फीट तो उसका अपना है। किसी घर का नक्शा नहीं पास है तो उसके लिए कानूनी तौर पर प्राधिकरण प्रावधान करता है, पेनाल्टी लगाता है, उसकी फीस जमा कराता है, वो उसका घर जाके नहीं गिरा देता है। इन्होंने तो एक किराएदार का भी घर गिरा दिया जबकि उसका मालिक कोई और था। नहीं, देखिए, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर मेरे दिमाग में नफरत है किसी को लेकर के, तो मैं घूम घूम करके मैं गलत काम करता रहूंगा, गंदा काम करता रहूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, कानून का सहारा लेकर के गैर कानूनी तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात आपको बताऊं कि जो बहुत बहुत सारा जो बातचीत हो रहा है कि बलात्कारियों का घर गिराया जा रहा है, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। लेकिन मैं इस बात को बहुत सख्ती से इस बात को बोलता हूं कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप SIT का गठन करिए, आप फास्ट कोर्ट में केस को लेके जाइए और न्याय करिए उसमें। अगर दोषी है तो सख्त फैसला दीजिए। लेकिन अगर धर्म के आधार पर आप देखेंगे तो कठुआ में एक रेप होता है जिसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं इनकी पार्टी के लोग। आप बताइए, इस देश में एक भी
कोई मुसलमान जो रेप, महिला हिंसा में किसी तरीके से अगर वो पाबंद हुआ है तो उसको छुड़ाने के लिए कभी किसी मुस्लिम समुदाय ने क्या कोई एहतजाज किया? मुसलमान कभी तो वो बोलता है सड़क उसको पर सजा उतरा? दो, हमारे इस्लाम में सजा है उसकी। वो बयान तक नहीं देता है। नहीं, सजा बोलता है कि भाई अगर ये खिलाफ इसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। तो समझ, तो लेकिन है क्या मामला? है ये कि आपको किसी एक व्यक्ति के अपराध को पूरे समुदाय का अपराध बना देना है और बाकी देश को ये दिखाना है कि देखो ये तो पूरा पूरा जो है समाज ही जो है अपराधी है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आपको याद हो कि जैसे अंग्रेजों के शासन में कुछ जातियों को उन्होंने अपराधी जातियां घोषित कर दी थी, है ना। तो ये उस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, लेकिन वो मतलब राजनीतिक ताकत से ही इनको हासिल हो पाया है वो नैरेटिव बनाना। जिस दिन की राजनीतिक ताकत चली जाएगी उस दिन वो नैरेटिव समाज में बनना भी बंद हो जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इनके पास जो है वो बौद्धिक शक्ति नहीं है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इनके पास कोई फ़लसफ़ा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये जो है वो अपने उद्देश्य को हासिल कर सके। तो इसलिए ये जो है वो सत्ता के बलबूते पर झूठ का सहारा लेकर के मीडिया वग़ैरह की मदद से ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक बार सत्ता चली गई तो बाकी चीज़ें अपने आप चली जाएँगी और ये जो इनका दुष्चक्र है वो ख़त्म होगा, जिसके के आसार अभी दिखाई देने लगे हैं। आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सलीम।